हेलो, वेलकम बैक। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस डिस्कस कर रहे थे हम। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लास्ट पार्ट है ये। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में कुछ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग्स ली थी, कुछ ये टर्मिनोलॉजीज देखी थी हमने, ये सारी। तो यहाँ से शुरू होती है। ये जो भी टर्मिनोलॉजी है ये सारी रेडिएशन से रिलेटेड है, और रेडिएशन से रिलेटेड खास करके ब्लैक बॉडीज जब गर्म होती है और उसके बाद में जब ठंडी होती है। तो गर्म होती है तब क्या होता है, ठंडी होते वक्त वो लोग जो रेडिएशंस दे रहे हैं उसके बारे में वो सारी स्टडीज हम कर रहे हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजीज तुम्हें ढंग से पता होनी चाहिए। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या किसी भी गर्म बॉडी से रिलेटेड रेडिएशन, वैसे तो कोई भी बॉडी को रेड हॉट टेम्परेचर तक तुम हीट कर दो और उसमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं, राइट, रेड हॉट उसको गर्म कर दिया, जब गर्म कर रहे हैं तब वो एब्जॉर्ब करते जा रहा है, और फिर जब वो ठंडा होगा तो वो एमिट करते जाएगा। अब किसी बॉडी की जगह पर यही चीज ब्लैक बॉडी के साथ करो तो ब्लैक बॉडी जो रिस्पॉन्स दे रही है एब्जॉर्प्शन का एज वेल एज एमिशन का, वही रिस्पॉन्स तुमको अदर बॉडीज में भी मिलेगा। इसीलिए हम ब्लैक बॉडी से रिलेटेड जो रेडिएशन है उनकी स्टडीज करते हैं। नेक्स्ट ये जो लॉ है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, किरचॉफ ने ऐसा कहा था कि भाई स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर टू दैट ऑफ द स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। अब ये स्पेक्ट्रल वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जो कंडीशंस है, फिजिकल कंडीशंस, इनको ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और एट एनी गिवन टेम्परेचर चाहे कोई भी हो, बट वेवलेंथ एट स्पेसिफिक होनी चाहिए। उस स्पेसिफिक वेवलेंथ पर ब्लैक बॉडी की जो एमिशंस है, या तो हॉट बॉडी कह दो, राइट, जो एमिशन करेगी और एब्जॉर्प्शन करेगी, दोनों एक साथ नहीं होगा। जब उसको गर्म कर रहे हैं तब वो एब्जॉर्ब करती जा रही है, राइट। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, लेट्स से मैं 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ इंसिडेंट कर रहा हूँ ब्लैक बॉडी पे, तो वो एब्जॉर्ब करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। अब मैंने इंसिडेंट करना बंद कर दिया तो क्या होगा, वो एमिट करना स्टार्ट करेगी। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन सेम वेवलेंथ पर अगर हम अब्जॉर्ब करें किसी भी टेम्परेचर पर, तो ये रेशियो हमको कांस्टेंट मिलेगा। और एक्सपेरिमेंटली हमको ये पता चला कि ये जो रेशियो है एमिशन वर्सेस एब्जॉर्प्शन का, स्पेक्ट्रल एमिशन वर्सेस स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन का, ये रेशियो है ई, एमिशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी, स्पेक्ट्रल एमिशन ऑफ द ब्लैक बॉडी। चाहे ये तुम ब्लैक बॉडी के लिए निकालो, चाहे ये तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए निकालो, कि भाई उस ऑब्जेक्ट को पहले गर्म किया लैम्डा वेवलेंथ देकर, और फिर उसी में से जो एमिशन बाहर आ रहा है उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हम ऑब्जर्व करें, राइट, तो जो रेशियो मिलता है वो कांस्टेंट होता है, और उस रेशियो को हम कहते हैं एमिसिव पावर ऑफ, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। So this constant is equals to the emissive power of the perfectly black body at the same temperature corresponding to the same wavelength. So यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, और एक कोई भी एक टेम्परेचर है, एनी टेम्परेचर मतलब कोई एक टेम्परेचर फिक्स कर लो, 60 डिग्री, 1200 डिग्री। 1200 डिग्री हमने टेम्परेचर फिक्स कर लिया है, 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ हमने फिक्स कर ली है, और फिर हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन नोट करते हैं, तो रेशियो हमको कांस्टेंट मिलता है विच इज इक्वल्स टू द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। अब इसमें से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये किरचॉफ लॉ तो मिल गया, पर इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, तो इसमें से हमको कंक्लूजन ये मिलता है, मतलब समझने ये मिलता है कि अगर एब्जॉर्प्शन पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ज्यादा है, राइट, मतलब जरूरी नहीं है हर बॉडी कोई भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, डिपेंड करता है कि वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, कौन सी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देती है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद वो एमिट भी करेगी, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हम हीट एमिट भी करते हैं।
तो अगर एब्जॉर्प्शन हुआ है किसी वेवलेंथ पर, बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, तो इसका मतलब ये भी है कि उसी वेवलेंथ पर एमिशन भी बहुत ज्यादा होगा। दोनों ही एक साथ बढ़ने चाहिए या दोनों ही एक साथ घटने चाहिए, तो ही ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। मतलब किसी वेवलेंथ पर बहुत सारा एब्जॉर्प्शन हुआ है, राइट, तो जो एमिशन होगा वो भी उसी वेवलेंथ के आसपास रहेगा। बट यहां पर ये कंडीशन रखो कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये एक कंक्लूजन हमको किरचॉफ लॉ में से मिलता है। कहने का मतलब यही है कि इफ लैम्बडा इज एब्जॉर्ब तो लैम्बडा ही एमिट होगी। तो ये कहने का मतलब है किरचॉफ लॉ का। एब्जॉर्प्शन और एमिशन में ये चीज ध्यान रखो कि भाई टेम्परेचर की कंडीशंस और वेवलेंथ की कंडीशंस। तो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हो रहा है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर हो रहा है एब्जॉर्प्शन, राइट। और जो एमिशन हो रहा है वो भी वेवलेंथ लैम्बडा का ही हो रहा है, बट टेम्परेचर अलग रहेगा, क्योंकि गर्म किया 1200 डिग्री पर, अब वो धीरे धीरे ठंडा होगा, है ना। तो एमिशन जो होगा उसके लिए टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं है, बट करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को हम नोट करें ना, तो जिस वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन हुआ था वही वेवलेंथ एमिट होगी। सो ये है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशंस। तो किरचॉफ लॉ का मेन फंडामेंटल चीज तो तुमको यही याद रखना है कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है ना वही वेवलेंथ एमिट होगी। बस इस चीज को याद रख के ये कुछ एप्लीकेशंस है। क्या है पहला वाला एप्लीकेशन? पहला वाला एप्लीकेशन है कि ग्लेज्ड चाइना विद द पेंटिंग्स ऑन इट। सो ये जो होते हैं चाइना वेयर, राइट, क्रॉकरी आइटम्स, तो उसमें कुछ पेंटिंग्स बनी हुई होती है। कोई मे भी कह दो कि पेंटिंग्स वाला ही क्रॉकरी तुमने खरीदा है। अब उसको गर्म करो भट्टी के अंदर, मे बी 1200-1500 डिग्री पर उसको गर्म करो। गर्म करने के बाद उसको जब बाहर निकालोगे तो जो पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा चमकती हुई दिखेगी। क्यों? उसका रीज़न अगेन किरचॉफ लॉ ही है। रीज़न यही है कि द डार्क पेंटिंग्स, डार्क कलर जो है अच्छा एब्जॉर्बर है, वो सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद अब एब्जॉर्ब किया है तो उसको रिलीज भी करना पड़ेगा, तो वो रिलीज भी करेगा, राइट। और वाइट कलर जो है वो तो अच्छा एब्जॉर्ब कर नहीं पाता है, तो उसने एब्जॉर्ब अच्छा नहीं किया है तो वो रिलीज भी अच्छा नहीं करेगा। तो जब ठंडा हो रहा है ना वो चाइना वेयर, तब जो पेंटिंग्स वाला पार्ट है वो अच्छा खासा चमकदार देखने को मिलेगा। फिर सेकेंड वन, द सिल्वर सरफेस ऑफ द थर्मोफ्लास्क, वो भी बैड एब्जॉर्बर है, तो वो कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करता, सो अल्टीमेटली एमिट भी नहीं करता है। सो थर्मोस फ्लास्क के अंदर का जो सिल्वर्ड कोटिंग है वो उसके अंदर भरी हुई चीज को अगर ठंडी है तो ठंडा ही मेंटेन करेगा काफी लंबे टाइम तक, और गर्म है तो गर्म ही मेंटेन करेगा काफी लंबे टाइम तक। फिर ग्रीन ग्लास के बारे में। तो ग्रीन ग्लास के बारे में कैसा है कि ग्रीन ग्लास है, मतलब समझो कि कोई ग्लास है, कांच का टुकड़ा है, ग्रीन कलर का है। अब कैसा है कि ये ग्रीन ग्लास मुझे ग्रीन क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो भी लाइट रेस फॉल हो रही है उसमें से ग्रीन रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जा रही है। अब इस ग्रीन ग्लास को मैं भट्टी में गर्म करूंगा तो वो कांच का टुकड़ा मुझे लाल कलर का दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो थ्रू आउट लाल कलर एब्जॉर्ब किया हुआ था, तो जब गर्म करेंगे तो वही लाल वो एमिट करेगा। ग्रीन तो उसने एब्जॉर्ब किया नहीं था, राइट। नॉर्मल टेम्परेचर पे लाइट गिरी, ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो गया, इसलिए वो मुझे ग्रीन दिख रहा है। बट यही ग्रीन कांच का टुकड़ा जब मैं भट्टी में रखता हूं तो लाल कलर का दिखता है। रीजन यही है कि थ्रू आउट उसने लाल कलर एब्जॉर्ब किया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई लाल ही क्यों दिखेगा? पर्पल भी दिख सकता है, येलो भी दिख सकता है। नहीं, वो लाल ही दिखेगा। रीजन ये है कि ग्रीन एंड रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, तो इसीलिए वो लाल कलर का दिखता है, येलो नहीं दिखता है। फिर
सोडियम वेपर्स ऑन हीटिंग एमिट्स टू ब्राइट येलो लाइन्स। अब ये जो है वो सोडियम सोडियम के स्पेक्ट्रम के बारे में है। व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम तुम्हें पता है, विबग्योर मिलता है। सोडियम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो सोडियम के स्पेक्ट्रम में कैसा है कि ऐसी दो डार्क लाइंस मिलती है। मतलब सोडियम में से जो भी रेडिएशंस निकल रही है उसको एनालाइज करते हैं ना, तो लेट्स से ये इनिशियल वेवलेंथ और ये फाइनल वेवलेंथ, इस रेंज के बीच में जब हम सोडियम को एनालाइज करते हैं तो दो वेवलेंथ मिसिंग होती है। अब ये दो वेवलेंथ क्यों मिसिंग होती है? क्योंकि ये दोनों वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर जाता है, राइट? वो दोनों वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर जाता है। सोडियम वेपर्स ऑन heating emit two bright yellow lines. These are called D1 and D2 lines of sodium. When continuous white light from an arc lamp is made to pass through the sodium vapor at low temperatures, the continuous spectrum is intercepted by the two dark lines. तो सोडियम वेपर को मैंने गर्म किया व्हाइट लाइट से, है ना? अब गर्म किया है तो उसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद वो एमिट भी करेगा, पर जब वो एमिट करता है तब बीच में कुछ मिस हो जाता है। सो मिस क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने ये पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली एमिट करते वक्त। एब्जॉर्ब करते वक्त क्या हुआ होगा? एब्जॉर्ब करते वक्त ये वेवलेंथ उसने रिफ्लेक्ट ही कर दी थी। सो ये चीज समझो, जो वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वही वेवलेंथ वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो ये सोडियम के लिए और अच्छे से मैं ये बताऊं तो एब्जॉर्प्शन के टाइम सिर्फ यही दो वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब की थी। अब ठंडा कर रहे हैं, राइट? नहीं, यहां पर मैं गलत बोला। क्या आएगा ये? D1 एंड D2। तो एब्जॉर्प्शन भी ये दो नहीं कर रहे हैं, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना वो भी इस पार्ट का, इस पार्ट का और इस पार्ट का हो रहा है। और जब रिलीज भी हो रहा है, मतलब एमिशन भी हो रहा है ना, तब भी एमिशन के वक्त भी इस पार्ट का एमिशन हो रहा है, ये बीच वाले हिस्से का एमिशन हो रहा है, इस हिस्से का एमिशन हो रहा है। तो ये बीच वाली जो वेवलेंथ है वो ना तो सोडियम एब्जॉर्ब करता है ना तो सोडियम एमिट करता है, और उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम, आइडेंटिटी ऑफ सोडियम। मतलब कोई टुकड़ा दिया हुआ है, तुमको ये पता लगाना है कि ये सोडियम है कि नहीं है, तो उसको गर्म करो, ठंडा करो, राइट? गर्म करने के बाद जब वो ठंडा होगा तो उसमें से जो भी रेडिएशंस निकल रही है उसको एनालाइज करोगे तो तुमको श्योर मिलेगा कि ये दो जो वेवलेंथ है वो मिसिंग है, और उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ द सोडियम। हर चीज का ऐसा स्पेक्ट्रम बन सकता है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तुम पढ़ोगे इसमें केमिस्ट्री के अंदर, लाइमैन बेलमर पैशन ब्रैकेट फंड, उसमें ऐसी 5 अलग अलग लाइंस मिलती है। Kirchhoff law also explains the existence of Fraunhofer lines. Fraunhofer lines. These are some dark lines observed in the otherwise continuous spectrum of the sunlight. हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टेड है कि सनलाइट को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो सनलाइट तो कैसा, जनरली सनलाइट कुछ स्टार्टिंग वेवलेंथ से लेके फाइनल वेवलेंथ तक सब कुछ होता है सनलाइट में, बट कभी कभी कुछ कुछ मिसिंग हो जाता है। क्यों मिसिंग हो जाता है? रीजन ये है कि हमारी जो लाइट है वो सन से आती है, तो सन का अंदर का पार्ट और बाहर का पार्ट। अंदर का पार्ट जो भी रेडिएशंस एमिट करता है उसमें से ये सारी वेवलेंथ बाहर का जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब कर जाता है, स्पेशली जब उसके अंदर तूफान चलते हैं, राइट? तो इसीलिए हमको जो लाइट मिलती है उसमें से ये सारी वेवलेंथ मिसिंग होती है। इन लाइंस को हम कहते हैं फ्रॉनहोफर लाइंस। फ्रॉनहोफर
HOFFER, Fraunhofer lines. These are some dark lines observed in the otherwise continuous. Most of the times वो continuous रहता है, बट कभी कभी मिसिंग हो जाती है वेवलेंथ। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर फ्रॉनहोफर ने ऐसा रीजन दिया कि द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सन कॉल्ड फोटोस्फीयर इज एट ए वेरी हाई टेम्परेचर and emits continuous light of all wavelength. Before reaching us, this light passes through outer portion of the sun called chromosphere. The chromosphere has some terrestrial elements in the vapor form. मतलब कुछ ना कुछ सब्सटेंस है, राइट, जो कि थोड़ा ठंडा है एज कम्पेयर टू अंदर वाला हिस्सा, और ये ठंडे हिस्से ये वेवलेंथ को एमिट कर देते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर अच्छे खासे गर्म हो जाते हैं तब एमिट भी कर देते हैं। तो जब एमिट कर रहे होते हैं ये फोटोस्फीयर के क्रोमोस्फीयर के एलिमेंट्स, तब हमको कंटिन्यूअस दिखता है, बट जब वो लोग एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तब हमको डार्क लाइंस मिलती है। सो गर्म चीजें का एब्जॉर्प्शन, गर्म चीजों का एब्जॉर्प्शन, गर्म चीजें का एमिटेंस, राइट, ये ब्लैक बॉडीज में से काफी समझने मिलता है। और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को समझना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये ब्लैक बॉडीज के बारे में कि ये जो एब्जॉर्ब कर रही है, ये जो एमिट कर रही है, इस चीज़ के बारे में कई सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारा वर्क किया। फाइनली क्लासिकल फिजिक्स का एंड आया। क्लासिकल फिजिक्स यानी न्यूटोनियन फिजिक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं। एक सवाल अभी लास्ट में ऐसा छूट जाएगा कि भाई ऐसा तो कैसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, फिजिक्स के लॉस के हिसाब से एक पर्टिकुलर चीज होनी नहीं चाहिए, बट हो रही है। सो तब जाके आइंस्टाइन ने क्वांटम फिजिक्स को लेकर रिसर्च चालू की, और फिर प्लैंक करके एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सप्लेनेशन दिया। फिलहाल ये देखते हैं स्टीफान्स लॉ। स्टीफान्स लॉ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड per unit area of a perfectly black body is directly proportional to the fourth power of the temperature. राइट, सो जो भी एमिशन हो रहा है पर यूनिट एरिया ब्लैक बॉडी का, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। अब ये फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर को हटा दे और एक कांस्टेंट ऐड कर दे, वो कांस्टेंट है सिग्मा T4. सिग्मा इज स्टीफान्स कांस्टेंट, और स्टीफान्स कांस्टेंट की वैल्यू भी है, स्टीफान कांस्टेंट की वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। सो ये है स्टीफान्स लॉ। अब ये स्टीफान्स लॉ क्या करता है? स्टीफान्स लॉ हमें एनर्जी जो एमिट हुई है ब्लैक बॉडी में से वो कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। कैसे? तो सबसे पहले वाला है केस 1। केस 1 क्या है? ये केस 1, केस 1 कुछ ऐसा है कि लेट्स से ये एक ब्लैक बॉडी है और उसके आसपास में ये एक और हमने ब्लैक बॉडी वाला एनक्लोजर रख दिया है। सो 1 इज ए ब्लैक बॉडी and 2 is a black body. 2 is a black body enclosing 1. 1 is emitting radiations. कौन से रेडिएशंस? थर्मल रेडिएशंस एमिट कर रही है। हाँ, सो 1 is emitting the thermal radiations. सो इस चीज के बारे में लिखे तो E1 जो एमिट कर रहा है दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा T1 टू द पावर 4, एंड सेम वे E2 जो एब्जॉर्ब कर रहा है या E2 जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, राइट, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा T2 टू द पावर 4।
अब इसमें हम अगर ऐसा मान के चले कि भाई T1 इज ग्रेटर देन T2, है ना, यानी T1 रिलीज कर रहा है और T2 एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एनर्जी लॉस्ट विल बी गिवन बाय E1 माइनस E2। तो एनर्जी लॉस्ट ढूंढ सकते हैं हम सिग्मा कॉमन T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4। ये पहला केस है। स्टीफान्स लॉ में से कितनी एनर्जी, राइट, ये जो एमिट हुई थी उसके कंपैरिजन में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, राइट। 1 ने एनर्जी एमिट की, ब्लैक बॉडी ही है, और 2 ने एनर्जी एमिट की। आइडियल कंडीशंस में तो E1 और E2 सेम ही होना चाहिए, लॉस 0 होना चाहिए, बट फिर भी अगर इन केस आइडियल तो कुछ है नहीं, मैंने कहा था कि इतनी परफेक्टली ब्लैक तो कुछ होता नहीं है, सो एनर्जी लॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं हम। फिर केस नंबर 2 आता है, लेट 1 एंड 2 बी एनी बॉडीज, मतलब ब्लैक बॉडी नहीं लेते हैं, कोई भी बॉडी ले लेते हैं, राइट। सो यहां पर भी E1 हो जाएगा एप्सिलॉन सिग्मा T14। एप्सिलॉन क्या है? एमिसिविटी, पढ़ा हमने आगे डेफिनेशंस में। एमिसिविटी क्या होता है? एमिसिविटी, एमिसिविटी इज डिफाइंड एज given temperature is defined as a ratio of emittance, ratio of the emissive power to that of the emissive power of the black body, ratio of emissive power to that of the emissive power of the black body। so किसी भी बॉडी के लिए वो एप्सिलॉन मल्टीप्लाई होगा, E2 विल बी सिग्मा T2 पावर 4, एंड इस केस में एनर्जी लॉस्ट E विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। ये सेम ही है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, सो एनर्जी लॉस्ट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4। ये है स्टीफान्स लॉ। नेक्स्ट है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो फाइनली एक्सपेरिमेंट पर आ जाते हैं। जो भी ब्लैक बॉडी के बारे में हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हुआ, और उस एक्सपेरिमेंट से क्या किया हम लोगों ने, साइंटिस्टों ने, जो ग्राफ प्लॉट किया, एमिटेंस वर्सेस वेवलेंथ का। स्पेक्ट्रल एमिटेंस ई लैम्डा वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट किया, और उस ग्राफ में से कुछ कंक्लूजन्स मिले। क्या था? तो पहला पॉइंट, द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज ए कंटिन्यूअस कर्व। मतलब के ब्लैक बॉडी ले लो या कोई भी गर्म बॉडी ले लो, राइट, गर्म किया गर्म किया गर्म किया, लेट्स से 2000 केल्विन तक उसको गर्म किया और फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो 2000 केल्विन तक गर्म किया और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया ना, वेवलेंथ हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहां से लेके यहां तक इतनी बड़ी वेवलेंथ की रेंज में रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं। ये एक पहला कंक्लूजन था कि भाई जो एमिशन है वो काफी बड़ी रेंज में हो रहा है। मतलब ये बॉडी कुछ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ या छोटी सी रेंज में एमिट नहीं कर रही है, ऑलमोस्ट बहुत छोटी वेवलेंथ से लेके काफी बड़ी वेवलेंथ एमिट करती है। ये एक पहला कंक्लूजन था कि एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर एक दूसरा कंक्लूजन है कि एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
रेदर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लॉन्ग रेंज। ऑब्वियसली वेवलेंथ की भी काफी बड़ी रेंज है, तो एनर्जी की भी काफी बड़ी रेंज है, और उसमें से फिर एक वियन्स लॉ आता है। वियन्स लॉ को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट पीक्स एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। ये एक्चुअली में कंक्लूजन नहीं है, ये जो है वो एक कंसाइज अंडरस्टैंडिंग है इस ग्राफ की, मतलब एकदम कंसाइज फॉर्म में कि ये ग्राफ कहना क्या चाह रहा है। तो पहली चीज तो ये ही कि भाई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, ये मैंने कहा कि भाई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा एक छोटी वेवलेंथ से लेके काफी बड़ी वेवलेंथ तक, राइट। और काफी बड़ा टेम्परेचर भी चेंज होगा, मतलब भले 2000 केल्विन तक उसको हीट किया है, छोटे से लेके काफी बड़ी टेम्परेचर रेंज तक भी टेम्परेचर वेरी करेगा। फिर एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी भी यहां से यहां तक बराबर काफी, ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की ही एनर्जी देती रहेगी, नहीं, वो भी काफी स्टार्टिंग से लेके एंड तक इतनी लिमिट्स में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। एनर्जी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर बहुत ज्यादा होती है और फिर धीरे धीरे वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये सारी लोअर वेवलेंथ। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को और डिटेल में पढ़े तो सबसे वाला पॉइंट पहला तो यही है, स्पेक्ट्रल प्रोफाइल, प्लैंक्स लॉ भी कहते हैं इसको, कि इंटेंसिटी एट एनी गिवन टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म, forming a characteristic curve that peaks at a certain wavelength and approaches zero at very long and short wavelength. तो ग्राफ जब प्लॉट किया तो क्या मिला कि गर्म करने के बाद जब उसको हम ठंडा कर रहे हैं ना, तो पहली चीज तो जो भी एमिशन हो रहा है काफी बड़ी रेंज के लिए हो रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा ना, वो एक शॉर्ट वेवलेंथ एमिट करना स्टार्ट करेगा। मतलब टेम्परेचर ज्यादा है तो लॉन्गर वेवलेंथ एमिट कर रहा है, जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा वो बॉडी वो शॉर्टर वेवलेंथ एमिट करेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस, एज ए ब्लैक बॉडीज टेम्परेचर इंक्रीजेस द पीक इंटेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। जितना ज्यादा गर्म करोगे उतनी वो लॉन्गर वेवलेंथ नहीं भेज रहा है, जितना ज्यादा गर्म करोगे ना वो उतनी शॉर्टर वेवलेंथ दे रहा है। इसी वजह से हमको पता है बहुत ही गर्म करने पर चीजें ब्लू दिखती है, पर्पल सी, शॉर्ट वेवलेंथ होती है उनकी। सो वही ये एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन में से ही ऑब्जर्वेशन मिला है कि जितना ज्यादा उसको गर्म करोगे, राइट, शॉर्ट वेवलेंथ तुमको मिलेगी, शॉर्ट वेवलेंथ के टर्म्स में एनर्जी मिलेगी। फिर वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वही है वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या कहता है वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? हमने ऑलरेडी देखा, नहीं, स्टीफान्स लॉ देखा। वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो वाली वेवलेंथ है ना वो छोटी साइड में जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा वेवलेंथ कम, ये है वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। स्टीफान्स लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ तो अभी देखा कि जो भी एनर्जी एमिटेड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर, ये भी एक कंक्लूजन है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में से। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली हमने पीछे भी मैंने कहा कि भाई नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है एक छोट ऐसा ऐसा ग्राफ नहीं मिला हमको कि भाई ऐसा ऐसा ग्राफ नहीं मिला। देखो सारे ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर पे जो भी मिले हैं ना, वो देखो कितनी ब्रॉड वेवलेंथ रिलीज कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। At any given temperature, the intensity of emitted radiation increases with the wavelength up to a maximum and then decreases. तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती है फिर वापस डिक्रीज होने लगती है। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन किया गया, रेलिक्स ने किया था, उसने क्या कहा था
कि जो भी एनर्जी रेडिएटेड है वो शुरुआत में तो बहुत होगी, बट जैसे ही ठंडा होने लगेगा ना तो वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ स्मॉल वेवलेंथ रिलीज करने लगेगी, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ स्मॉल वेवलेंथ रिलीज करेगी। ऐसा क्लासिकल थियरी के कैलकुलेशन से पता चला। मतलब कि मैंने ब्लैक बॉडी को गर्म किया, अब जब वो ठंडी हो रही है ना तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद, राइट, टेम्परेचर कम हो गया, ठंडा होने के बाद वो छोटी वेवलेंथ इन्फिनिटी तक रिलीज करती रहेगी। बट ऐसा तो कुछ होता नहीं है। देखो ये लॉ के हिसाब से भी नहीं हो रहा है, ग्राफ के हिसाब से भी नहीं है, इन्फिनिटी तक तो ये जा ही नहीं रहा है, ये जीरो हो जा रही है, जीरो हो ही जाती है। तो इसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। के क्लासिकल थियरी के हिसाब से ठंडा होने पर इनफाइनाइट शॉर्ट वेवलेंथ्स रिलीज करेगा ऑब्जेक्ट, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। और क्यों ऐसा नहीं हो रहा है उसको मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थियरी से एक्सप्लेन किया था। उसने ऐसा कहा था कि ये जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, कंटिन्यूअस एमिशन नहीं हो रही है। पैकेट्स का मतलब है, पैकेट्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। अब ये कुछ एक अलग ही लेवल का डिस्कशन है, अभी मैं उसको स्टार्ट नहीं कर रहा, बट इतने पॉइंट्स तो मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में याद रखने हैं। वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमने ऑलरेडी देखा कि जो पीक लेवल पर जो वेवलेंथ रिलीज हो रही है ना, पीक लेवल पे जो वेवलेंथ रिलीज हो रही है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और फिर कांस्टेंट आता है यहाँ पर मीटर केल्विन। सो ये है वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कि भी टेम्परेचर बढ़ेगा, वो ऑब्वियसली हमको इस ग्राफ में से भी दिख ही रहा है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जो चीज़ गर्म की गई है ऑलमोस्ट 5000 केल्विन पर, तो वो जो पीक वेवलेंथ रिलीज कर रही है ना वो छोटी है। ठंडी होगी तो पीक वेवलेंथ बड़ी होगी, मतलब कम गर्म करने पर वो बड़ी वेवलेंथ रिलीज करेगा, बहुत ज़्यादा गर्म करने पर वो ऑब्जेक्ट शॉर्ट वेवलेंथ रिलीज करेगा। तो ये है वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इनटू 10⁻³ मीटर केल्विन। फिर यहाँ पर ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का डिस्कशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करो, पढ़ो। सी यू, बाय बाय।